आम इंतखाबात 2024 के नताइज में धांधली के हवाले से बहुत सारी खबरें आपके सामने आ रही होंगी। हो सकता है आप खुद भी उन्हीं नज़रियात के हामिल हों। एक बड़े पैमाने पर धांधली या रिजल्ट्स में मैनिपुलेशन को रेफर किया जा रहा है कि जी ऐसा हुआ है। होना तो यही चाहिए कि अवामी मैंडेट को हर हाल में तस्लीम किया जाए, कतई नज़र इस बात के कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने या गुज़िश्ता अदवार में क्या कुछ होता रहा है, क्या गंद पड़ता रहा है, उस चीज़ को डिस्कस किए बगैर अभी जो अवाम ने फैसला कर दिया उसको तस्लीम करना चाहिए। इस वीडियो में हमने ये देखना है कि अगर धांधली हुई भी है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना कितना आसान है और कितने आराम से पता लग सकता है कि जी किस हल्के में, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इवन किस पोलिंग स्टेशन पर ये काम हुआ है। और बड़े आराम से आप कल्प्रेट्स को सामने लेकर आ सकते हैं। फॉर्म 45, 46, 47 वगैरह का आपने जिक्र सुना होगा। अभी मैं खबरों में भी देख रहा था कि बैरिस्टर गोहर जो पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी हमें फॉर्म 45 की बुनियाद पर फैसला चाहिए। अच्छा, अब ये जो पोलिंग का पूरा प्रोसेस है ना, इस वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है ताकि जिन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है उन्हें पता लग जाए कि ये कितना कम्प्रीहेंसिव प्रोसीजर है, कितना ये एक एग्जॉस्टिव इसका मैं आउटले आपको बताऊंगा जिसमें सारी चीज़ें हम देखेंगे कि इस प्रोसीजर को अगर फॉलो किया जाए। एक तो वोटर्स होते हैं, आप लोग वोट कास्ट करते हैं, तो बैक एंड पे ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स या रिटर्निंग ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं, इनके मैकेनिज्म को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें कोई धांधली शांधली की गुंजाइश ही नहीं है। टेक्निकल धांधली जो है वो एक अलग चीज है, उसको भी आप धांधली नहीं कह सकते। वो रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने की टेक्निक होती है और पिछले ही 2013 के इलेक्शन में भी और 18 के इलेक्शन में भी ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने आई। लेकिन इस वीडियो में मैं ज्यादा जो फोकस करूंगा वो इसी चीज पे करूंगा कि पोलिंग जो है वो किस तरह से होती है और ये फॉर्म 45, 46, 47 ये सब क्या चीजें हैं, इनके ऊपर जरा बात करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्शन डे पे हम जाते हैं कि जी इलेक्शन डे पे फॉर्म 45 जो है वो एक बहुत बुनियादी डॉक्यूमेंट है। आप यूं समझ लें कि बेसिकली सारे के सारे जो अगले फॉर्म्स हैं या आगे जितने भी रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे होते हैं वो इसी फॉर्म 45 की मदद से होते हैं। बुनियादी एक डॉक्यूमेंट है जो सोर्स है बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन का, जिसकी बेस पर आगे मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिजल्ट जो है वो बनाया जाता है और डिक्लेयर किया जाता है। जब पोलिंग का अमल होता है ना किसी भी पोलिंग स्टेशन में, तो वहां पर एक तो पोलिंग ऑफिसर्स, पोलिंग का अमला मौजूद होता है जिसमें पोलिंग ऑफिसर होता है, उसके बाद असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं और उसके बाद एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जो एक पोलिंग स्टेशन का इंचार्ज होता है। उसके सरबराही में बाकी ये पोलिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स काम करते हैं। अच्छा, अब ये तो आगे ना हुकूमती नुमाइंदे या इनको आप इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे कह सकते हैं। दूसरी एंड पे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका एक नुमाइंदा वहां पर मौजूद होता है जिसे पोलिंग एजेंट कहा जाता है। और कानूनी तौर पर यही होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जाहिर है हर पोलिंग बूथ पे, हर पोलिंग स्टेशन पे उन्हें वोट कास्ट होना है। तो हर पोलिंग स्टेशन पे उनके पोलिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं जो कि उस नुमाइंदे की आंख और कान का किरदार अदा करते हैं। सारी की सारी सिचुएशन उनके सामने होती है, पोलिंग के अमल को बराह रास्त वो उसका मुशाहिदा करते हैं। कोई उन्हें रोक नहीं सकता कि जी आप बाहर निकल जाएं, यहाँ पे नहीं खड़े होना, इधर नहीं खड़े होना। वोटों की गिनती उनके सामने की जाती है। वोटों को जो ये टेंडर वोट होते हैं या चैलेंज वोट होते हैं ये भी पोलिंग एजेंट्स ही करते हैं। उसके अलावा अगर कोई डेफर वोट है या स्पॉइल्ड वोट है या रिजेक्टेड वोट है तो वो भी पोलिंग एजेंट्स की मंजूरी से उनके सामने किसी भी वोट को रिजेक्ट किया जाता है। पूरे का पूरा जो गिनती का अमल है ना वो पोलिंग एजेंट्स के सामने होता है। आप इसको इस तरह से समझ लें कि पीटीआई का लेट्स सपोज या पीएमएलएन का जो पोलिंग एजेंट है वो वहां बैठा हुआ है। अब जब वो पोलिंग का जो अमला है वो गिनती स्टार्ट करेगा तो वो उन्हें दिखाएगा कि देखें जी ये वोट जो है ये आपके कैंडिडेट को किसी ने डाल के इसको इस तरह फोल्ड कर दिया कि दो जगहों पे स्टैंप आ रही है तो इसको हम रिजेक्ट करने लगे, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसी तरह वहां पे बाहमी फामो तफहीम भी होती है कुछ इस अंदाज में कि एक किसी ने ठप्पा लगाया है, वो एक निशान से हटके किसी दूसरे निशान की तरफ जा रहा है, लेकिन पता लग रहा है कि ये इसी निशान के ऊपर ये ठप्पा शेयर पे लगाया गया है। तो वो जो ठप्पा है वो आपको लैपटॉप पे या किसी और निशान पे फील हो रहा है कि थोड़ा सा उस तरफ को है, तो ये भी पोलिंग एजेंट्स को दिखा के फैसला किया जाता है कि जी ये वोट हम किसको कंसीडर कर रहे हैं। पोलिंग एजेंट अगर उसको अप्रूव करेगा तो वो वोट कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज उस वोट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पोलिंग एजेंट का मतलब है कि वो कैंडिडेट खुद वहां बैठ के पूरे प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी को, शफाफियत को वो इंश्योर कर रहा होता है। और इस तरह से वहां उस पोलिंग स्टेशन में धांधली का तो बिल्कुल ही कोई तस्वुर ही नहीं रहता। हाँ, अनलेस अनटिल कि कोएर्सिव कोई पावर आ जाए बीच में, मतलब बाहर से कोई आके वहां पे बदमाशी शुरू कर दे या कोई और हालात खराब हो जाए। अगर ये पूरा प्रोसेस जो जिस तरीके से डिफाइन किया गया है उस तरह से पोलिंग चलती है और 5 बजे खत्म हो जाती है और उसके बाद गिनती होती है और आपका पोलिंग एजेंट जो है वो बड़ी कह लें कि तसल्ली के साथ वो सारी गिनती करवा के सेटिस्फेक्शन का इजहार करता है कि जी ये बिल्कुल यहाँ पे गिनती ठीक हुई है, तो वहां पे धांधली का कोई तस्वुर ही नहीं पैदा हो सकता। अब ये जो सारे का सारा प्रोसेस होता है ना ये रिकॉर्ड किया जाता है फॉर्म 45 पे, यानी कि ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक बुनियादी फॉर्म है और पोलिंग स्टेशन की सतह पर फॉर्म 45 ही सब कुछ होता है। इसीलिए
पीटीआई के जो जिनकी मैंने बैरिस्टर गौहर की बात की वो भी यही बात कर रहे हैं। मैंने भी एक जगह पर पोलिंग एजेंट का किरदार अदा किया, तो मैंने जो इंडिपेंडेंट वहाँ पे कैंडिडेट थे उनकी जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको यही बात की कि हमें आपने फॉर्म, अगर आपको मतलब बाद में कोई इस किस्म का खदशा है कि हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आपका काम, आप सारे पोलिंग एजेंट्स का ये काम बनता है कि आप फॉर्म 45 की जो मुसद्दका कॉपीज आपको मिलनी है वो एक जगह पर इकट्ठी करके रख लें। उसके बाद जब फॉर्म 47 आगे आएगा तो उसको आप उसके साथ मैच कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि क्या हुआ है। फॉर्म 45 के ऊपर किसी किस्म की कोई गलत इंदराज इसलिए नहीं हो सकता कि कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट खुद वहां पे बैठ के उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। एक तो उसकी निगरानी में वो फॉर्म बनता है और उसके बाद उसको उसकी कॉपी भी मिलती है। तो फॉर्म 45 की आपको समझ आ गई होगी कि पोलिंग स्टेशन के लेवल पर जहां पे वोटिंग हुई है और सारा प्रोसेस हुआ है वहां पे अब ये जो 45 फॉर्म होता है, मैं आपको तस्वीर में भी दिखाता हूँ, इसके ऊपर सारे कैंडिडेट्स का नाम लिखा होता है, उनके रिजेक्टेड वोट्स, वो अगर कोई वोट टेंडर या चैलेंज वोट है उसके बारे में लिखा होता है, टोटल जो हासिल करता वोट्स होते हैं उनके बारे में लिखा होता है। टेंडर या चैलेंज वोट पे मैं अभी बात नहीं कर रहा, फिलहाल आप सिर्फ ये समझ लें कि फॉर्म 45 के ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके उस स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशन पे उन्हें जितना वोट पड़ा है वो लिखा होता है, और उसके ऊपर फिर पोलिंग अमले का भी दस्तखत आ जाते हैं, उसके साथ साथ पोलिंग एजेंट्स के भी दस्तखत आ जाते हैं, और ये सारी कॉपियां डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। पोलिंग अमले के पास भी होती है, यही कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जानी होती है, और यही कॉपी पोलिंग एजेंट के पास भी आती है जो वो आगे जाके अपने कैंडिडेट के हवाले कर देता है। तो फॉर्म 45 जब आपके सामने आ गया तो इसका मतलब हर चीज आपको पता है कि जी अब एक हल्के में लेट्स सपोज अगर NA 130 की बात करें तो वहां पे बिला मुहाला वहां पे बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस होंगे। ला मुहाला उन पोलिंग स्टेशंस का जब रिजल्ट इकट्ठा किया जाएंगे तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का कंप्लीट रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म 45 की बेस पर आगे फॉर्म 47 में दर्ज किया जाएगा कि टोटल कितने वोट एक कैंडिडेट को कास्ट हुए। अच्छा, अब इसमें फॉर्म 45 और 47 के दरमियान में एक फॉर्म 46 भी होता है जो बहुत अहमियत का हामिल है, और इस पे दर्ज किया जाता है कि जी बैलेट पेपर्स कितने इशू हुए, रिसीव हुए, कैंसिल हुए, वो सारे के सारे उसके ऊपर लिखे जाते हैं। बैलेट पेपर्स जो जिसपे आप वोट कास्ट करते हैं वो एक बुक की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह को मिलते हैं, और वो सीरियल वाइज एक पूरी बुक होती है, 1 से लेके 100 तक, फिर 1 से 100 तक, मतलब 101 से 200 तक, 201 से 300 तक, इस तरह करके, ठीक है। तो वो 46 के ऊपर ये भी लिखा जाता है, क्यों? ताकि पता लगे कि एक पोलिंग स्टेशन पर इतने बैलेट पेपर इशू किए गए। बाद में आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं कि जी 500 बैलेट पेपर इशू किया गया, टोटल वोट वहां पे 1200 था, लेकिन 500 बैलेट पेपर इशू हुआ और एंड में 500 ही वोट सामने आए जिसमें कुछ रिजेक्ट हो गए और बाकी कैंडिडेट्स में यकसा तौर पे तकसीम हो गए। मतलब उनका टोटल जो है वो इशू जो बैलेट पेपर इशू हुए हैं उनके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्कोप भी खत्म हो गया कि जी ऐसी किसी ने पहले से वो डब्बे में वोट डाले हुए थे और ये वो सारा कुछ, वो सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो गई। फॉर्म 45 और 46 ने आपको क्लियर कर दिया कि कितने वोट बैलेट पेपर इशू हुए हैं और उसके बाद कैंडिडेट्स को कितने कितने जो है वो वोट पड़े हैं। उसके बाद फॉर्म 47, आप लोगों ने इसकी भी तस्वीरें देखी होंगी, बहुत ज्यादा शेयर होता रहा है। 47 और 48 जो है बेसिकली ये एक हल्के में कैंडिडेट्स के जितने टोटल वोट होते हैं जिनको हर पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट इकट्ठा करने के बाद जमा किया जाता है, ये आपके फॉर्म 47 पे आ जाते हैं सारे के सारे टोटल जितने भी वोट। उसके बाद जो फॉर्म 49 होता है ये फाइनल गजेटेड रिजल्ट होता है, सारे के सारे जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सारे कंपाइल हो गए, सब कुछ हो गया। अब इनको आगे कम्युनिकेट करना है, ऑफिशियली कम्युनिकेट करना है, तो वो फॉर्म 49 की सूरत में उनको आगे कम्युनिकेट किया जाता है। तो अब ये चीज आप समझ गए कि फॉर्म 45 के ऊपर इतनी ज्यादा बात क्यों हो रही है, और पोलिंग का जो पूरा प्रोसेस है अगर आप देखें कि जी उसमें शुरू से लेकर पोलिंग एजेंट भी मौजूद है, पोलिंग का अमला भी मौजूद है, जितने बैलेट पेपर इशू किए गए उनका भी रिकॉर्ड मौजूद है, जितने टोटल रिजेक्ट हुए उनका भी रिकॉर्ड मौजूद है। उसके अलावा हर पोलिंग स्टेशन पे, हर पोलिंग बूथ पे अलग अलग जो कैंडिडेट्स को वोट कास्ट किए गए उनका भी रिकॉर्ड मौजूद है। तो फॉर्म 47 को और फॉर्म 45 को अगर आप कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म 45 के ऊपर तो हर कैंडिडेट का वो उसका वो है ना कि वो वैलिडेट करता है कि हाँ जी ये मैं फॉर्म 45 पे यकीन रखता हूँ। क्यों? उसका पोलिंग एजेंट वहां पे मौजूद था और उसके पोलिंग एजेंट की निगरानी में और उसके पोलिंग एजेंट के दस्तखत उस पर करने के बाद वो फॉर्म 45 मुकम्मल किया गया है। तो इस वजह से आपने ये भी सुना होगा कई मरतबा जी पोलिंग एजेंट से जबरदस्ती दस्तखत ले लिए, ये अगेन वही चीज आ गई कि फोर्सफुली कोई बदमाशी दिखा के, कोई गैर कानूनी हरकत करके अगर धांधली की जाए तो वो तो वैसे ही पता लग जाता है कि जी यहाँ पे ये काम हुआ है। लेकिन ये जो टेक्निकल तरीके से अगर किसी ने
कोई धांधली-धुंधली करने की कोशिश की गई हो, तो उसको बड़े आराम से पता लगाया जा सकता है उसका कि ये वहाँ पर किसी एक हलके में क्या किया गया होगा, या रिज़ल्ट्स जो हैं 45 के 47 के साथ मैच नहीं करे, तो इसका मतलब यही है कि एक्चुअल रिज़ल्ट वहाँ कुछ और थे। उसके बाद जब प्रिजाइडिंग ऑफ़िसर ने वो आगे रिटर्निंग ऑफ़िसर के हवाले की, तो रिटर्निंग ऑफ़िसर ने मैनिपुलेशन की है, उसके एंड पे कोई ना कोई गलती हो सकती है, 45 में कोई गलती नहीं हो सकती। उसमें अगर कोई गलती होती भी है, तो वहाँ मौके पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं, ज़ाहिर है अगर मैं बैठा हुआ हूँ बतौर नवाज़ शरीफ के पोलिंग एजेंट के तौर पे वहाँ पे, अब वो नवाज़ शरीफ के वोट काउंट करके उसके आगे टोटल नवाज़ शरीफ को वोट पड़े हैं 275 और वो लिख देते हैं वहाँ पे 175, तो मैं खबर डाल दूंगा कि नहीं जी, ये तो उसको तो आपने कम वोट, ये गलत लिख दिया, या ये वो फ्लांटिंग। तो वो सारे पोलिंग एजेंट्स अगर वहाँ पे मौजूद हो, तो वो अपना अपना ही सिर्फ खाना देख लेना कि मेरे कैंडिडेट को जो वोट पड़े हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हैं कि नहीं लिखे, तो बात वहीं पे क्लियर हो जाती है। अच्छा, अब ये जो मैंने टेक्निकल धांधली वाली बात की थी ना, जरा उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और वो ये चीज है कि इस वक्त जिन लोगों ने फिर दोबारा सबसे ज्यादा शोर मचाया हुआ है ना धांधली का, वो टेक्निकल बुनियादों पर ये धांधलियां खुद ही करते रहे हैं। जब उनको फ्रंट फुट पे, बैक एंड पे हर तरह की सपोर्ट हासिल थी, गैर आईनी और गैर कानूनी सपोर्ट हासिल थी, और उस सपोर्ट की बुनियाद पर उन्होंने ये सारे काम खुद किए हैं। टेक्निकल मैनिपुलेशन किस तरह से हो सकती है? एक हलके में आप जानते हैं कि नून लीग के कैंडिडेट ने विन करना है, वहां पे नून लीग के वोट मौजूद है, या एक हलके को छोड़ें, एक आप सूबे की बात कर लें। अब उस सूबे में आप एक नई जमात मुतारिफ करवा दें, वो कोई भी जमात हो सकती है, उसको, वैसे इनके केस में वो जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी, जिसे मुतारिफ करवाया गया, बनाया गया उसको, उसके लोगों को बाकायदा अजाजिये दिए गए और उनमें इनामात भी तकसीम किए गए और बड़ा कुछ किया गया। तो वो बड़ी टेक्निकल तरीके से मैनिपुलेशन की गई कि एक नई पार्टी उठा के रख दी, एग्जिस्टिंग वोट्स जो थे वो किसी और पार्टी के थे, उन वोट्स को तोड़ा गया, वो हर हलके में 2, 3, 4, 5 हज़ार वोट जो थे वो शिफ्ट करवा दिए गए एक नई पार्टी में। पहले वहां पे सिर्फ पार्टी ए और पार्टी बी का मुकाबला था, अब वहां पार्टी सी का मुकाबला करवा दिया गया। अब पार्टी बी के वोट तो पार्टी बी को ही पड़े हैं, लेकिन पार्टी ए के वोट जो है वो शिफ्ट हो गए हैं पार्टी सी को। तो इस तरह से मतलब एक नई जमात इंट्रोड्यूस करवा दी, एक नया इंजेक्शन लगा दिया पूरी की पूरी सूबे के अंदर, और इस तरह की हरकतें करके ये टेक्निकल धांधलियां की जाती हैं। तो टेक्निकल धांधली को तो खैर पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फरासत की और बड़ा एनालिटिकल होना चाहिए बंदे को, से फिर ही समझ आती है कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में मसला ये है कि ये जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा रोना पीटना डाला हुआ है, इनकी अपनी हरकतें ऐसी रही हैं, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया। अब बेचारे अगर गेट नंबर 4 की तरफ भी देखते हैं, तो खैर वहाँ तो बड़ी देर से देखना छोड़ चुके हैं। जब इन्हें दूसरे कहते थे कि वहाँ पे नहीं देखना और वहाँ से नहीं हेल्प लेनी, उस वक़्त ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते थे और सब कुछ करवाते रहे, करते रहे मिल-जुल के, जब तक फीडर इनके मुँह में रहा तो सब कुछ अच्छा था, सब कुछ भला था। अब जब नहीं है तो फिर अब रोना डाला हुआ है। मसला ये है कि उधर भी देखते हैं तो वहाँ पे एक ऐसा बंदा है कि जिसने जब इनको बताया कि जी करप्शन हो रही है, तो इन्होंने उसे शट अप कॉल दे दी। इसके अलावा अगर अदलिया की तरफ देखते हैं, तो वहाँ पे भी एक ऐसा फ़र्द है कि जिसके खिलाफ नाजायज़, झूठे, जाली रेफरेंसेस इन्हीं की हुकूमतों में दायर किए गए। तो इस वजह से सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही मखदूश हो गई है, और देखा जाए तो वैसे मैनिपुलेशन को काफ़ी हद तक अगर कोई गैर जानिबदारी के साथ पूरी की पूरी इस सिचुएशन को देखे, तो उसे नज़र आएगी कि हाँ यार, कुछ जगह हैं ऐसी कि जहाँ पर ओवर द नाइट रिजल्ट्स चेंज हुए। अच्छा, उनका भी बड़ा अच्छा जवाब है कि वो रिजल्ट्स कैसे चेंज हुए, लेकिन मैं उस तफसील में फ़िलहाल नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ कि होना यही चाहिए कि अवाम ने जब आप जमहूरियत की बात करते हैं ना, तो फिर आपको कोई फैसला पसंद आता है या नहीं आता, वो मतलब आपने ये डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं है इलेक्शन की सूरत में। जब इलेक्शन करवा रहे हैं आप, तो फिर लोग ही, उन्होंने डिसाइड करना, उनको करने दें वो जो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यही होना चाहिए कि अवामी मैंडेट को हर हाल में तस्लीम करना चाहिए, चाहे वो काले चोर को भी, अगर जमहूरियत की बात हम करें कि अब है ही जमहूरियत, इसके अलावा कोई और निज़ाम नहीं है, कोई और सिस्टम नहीं है, तो फिर वो चाहे जिस मर्जी, जैसे मर्जी शख्स पे ठप्पा लगा रहे हैं, आपको उसे तस्लीम करना चाहिए और उसको लेकर आना चाहिए। बहरहाल जी, बात हमारी शुरू कहीं और से हुई थी, ख़त्म कहीं और हो रही है। मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि पोलिंग का जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है और वो किस तरह से कंप्लीट होता है, और उसमें अगर किसी किस्म की कोई ऊंच नीच होती है तो बाद में उसे कैसे इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए।